जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडिया के डेटा सेंटर के बारे में। बता दें आपको कि एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया ने डेटा सेंटर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे डेवलप्ड नेशंस को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि यहाँ पर लगातार जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया के पास करेंटली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये 950 मेगावाट के करीब है और इंडिया के पास $40 बिलियन का एडिशनल फंड है जिससे हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 850 मेगावाट के करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऐड ऑन करने वाला है अपनी करंट कैपेसिटी के अंदर और इसी के साथ चाइना के बाद पूरे एशिया में हम दूसरे ऐसे देश हो जाते हैं जहां पर जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा रह रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के बारे में। आपको पता होगा कि देश भर में जो चार धाम यात्रा है इसकी धूम मची है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं और ताकि चार धाम यात्रा को पूरा कर सके, लेकिन चार धाम यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही हैं जिसकी अपडेट्स लगातार मीडिया में फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर क्राउड इतना ज्यादा हो चुका है कि एनवायरनमेंट झेल नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि दर्शन भी नहीं हो रहे और लोग अपने पैसे खर्च करके बस दूर से ही दर्शन करके वापस आ जा रहे हैं। इसी के साथ अपडेट ये भी आई कि 15 मई और 16 मई को 2 दिन की क्लोजिंग रखी गई वहां पर श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के मामले में ताकि ज्यादा भीड़ ना बढ़ सके। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि स्थिति को काबू में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर बन रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में। निर्मला सीतारमण के बारे में आप जानते हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और उन्होंने रिसेंटली पॉवर्टी इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बीच में एक कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहा है कि एक वक्त देश में ऐसा हुआ करता था जब लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हुआ करते थे पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर, लेकिन आज लोग स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे हैं और वो उम्मीद जता रहे हैं कि किस तरह से अगर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो वापस से थर्ड टर्म में इलेक्ट होकर आती है तो स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने बताया कि ज्यादातर लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग अब अपनी सेविंग्स को बैंक से निकालकर स्टॉक्स में रख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से लोगों ने जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उन पर भरोसा जताया है और उनका मानना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट फिर से आती है तो हमारी पॉलिसीज मजबूती से ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी। अगली खबर में हम बात करेंगे फोन पे और लंका पे के बीच में हो रहे एक बड़े कोलैबोरेशन के बारे में। आपको बता दें कि श्रीलंका का जो फोन पे कंटेम्परेरी है उसका नाम है लंका पे। जिस तरह से आप फोन पे यूज करके अपने ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही श्रीलंका के अंदर लंका पे यूज करके लोग वहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं और अब ये कोलैबोरेशन सामने आ रहा है जिसके जरिए जो इंडियन ट्रैवलर्स है वो आसानी से श्रीलंका के रिटेल स्टोर्स पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा ईज कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन ट्रैवलर्स को श्रीलंका के अंदर काफी सहूलियत मिल सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप जानते हैं व्यापार घाटा इसे कहते हैं और इंडिया का जो व्यापार घाटा है अप्रैल 2024 के महीने के लिए यह $19.1 बिलियन के करीब रह रहा है, यानी कि इतना जो पैसा है वो इंडिया ने एक्स्ट्रा पे करना है। बता दें आपको कि यहाँ पर जो लगातार व्यापार घाटा बढ़ रहा है इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो गोल्ड इंपोर्ट है हमारे उनमें बढ़त तो आई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड इंपोर्ट के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं, यानी कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगे प्राइसेस पे कर रहे हैं जिसके चलते जो हमारा व्यापार घाटा है उसमें सर्च देखा गया है। हालांकि जो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी बढ़त देखी गई है, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगली खबर आ रही है इन्फोसिस की को-फाउंडर नारायण मूर्ति की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि इंस्टीट्यूशंस को दिए जाने वाली जो कॉर्पोरेट फंडिंग है ये काफी पुराने जमाने की है। उन्होंने कहा कि जो नियम बनाए गए हैं ये काफी पुराने जमाने के हैं और इन्हें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि एक समय था जब उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने 4.5 करोड़ के वर्थ के इन्फोसिस के जो शेयर्स हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को दिए थे और आज उनकी कीमत 300 करोड़ के वर्थ की होती, लेकिन सरकार के जो नियम है वो अलाउ नहीं करते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को कि वो शेयर्स को होल्ड कर सके और इसके चलते उन्हें वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं हुए। क्या लगता है आपको, क्या इन नियमों में बदलाव होने चाहिए? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है बैंकरप्ट एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की तरफ से। नरेश गोयल के बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि जिस तरह से हाल ही में इन्हें इंतरिम बेल भी मिली थी 2 महीने के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इनकी वाइफ कैंसर से जूझ रही है, उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। नरेश गोयल के ऊपर आरोप है कि कैनरा बैंक से इन्होंने 500 करोड़ की धोखाधड़ी करी थी। अगली खबर में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े इंश्योरर LIC के बारे में। LIC के बारे में आप जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है, सरकारी संस्था है। अपडेट के मुताबिक LIC को अब 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने, कि ये जो अपना 10% के करीब का पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे अचीव कर सके। बता दें आपको कि LIC की जो लायबिलिटीज थी कि 10% के करीब की पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करनी है,
ये पूरी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सेबी ने इन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि 16 मई 2027 तक ये जो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग है इसे 10% तक बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो LIC में 96.5% के करीब ये जो स्टेक्स है वो गवर्नमेंट ही ओन करती है। अगली खबर आ रही है भारतीय एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल के बारे में आप जानते हैं हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। बता दें आपको कि हाल ही में भारतीय एयरटेल की तरफ से यह बयान आया है कि देश के अंदर जो टेलीकॉम प्राइसेस हैं, टैरिफ प्राइसेस है, ये बहुत ही कम रह रहे हैं। यहां पर कहा गया कि जिस तरह से लोग रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्राइसेस पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम प्राइसेस पे करते हैं, इसलिए हमें टेलीकॉम प्राइसेस को वापस से देखने की जरूरत है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि किस तरीके से इनका जो आरपू है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, ये 209 रुपए पर यूजर के करीब रह रहा है, जो उनके हिसाब से बहुत कम है। और इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो टैरिफ प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम रह रहे हैं। कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि 4 जून को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से हमारे जो टेलीकॉम प्राइसेस हैं उनमें भी बढ़त देखने को मिल सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट के बारे में, जिस पर अब इंडिया के लिए अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। बता दें आपको कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट में 10 साल की डील करी है और माना यह जा रहा है कि लगातार ये डील रिन्यू हो सकती है, लेकिन अमेरिका ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किया था कि देश दुनिया के ये ना समझे कि यहां पर वो अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास कर सकते हैं। और अब जो इंडिया के लिए अमेरिकन एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ रेयर केसेस में जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट लगता है वहां पर हम एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी भी हम देखना चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ से क्या बयान जारी किया जाता है जो उन्होंने इंडिया और चाबहार पोर्ट की डील पर दिया है। वैसे क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस चाबहार पोर्ट को लेकर बिगड़ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यहां पर अमेरिका कुछ एक्सेप्शंस रख सकता है? बताइएगा अपनी राय कमेंट में। अगली खबर आ रही है सिप्ला की तरफ से। सिप्ला के बारे में आप जानते हैं देश की एक बड़ी फार्मेसी कंपनी है जो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। बता दें आपको कि हाल ही में सिप्ला की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 2.53% के करीब के अपने स्टेक्स को सेल किया है, यानी कि सिप्ला के अंदर जो अपने स्टेक्स हैं 2.53% के करीब उन्हें डाइल्यूट किया है, और इसकी जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को भी दे दी है। ये जो अमाउंट है ये 2600 करोड़ का रह रहा है, और इसके पीछे की जो उन्होंने वजह बताई वो ये है कि वो लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए पैसा जुटा सके। इसके बारे में यहां सिप्ला की तरफ से जानकारी दी गई है, और अभी भी सिप्ला ने बताया है कि जो प्रमोटर्स है वो 31% से ज्यादा के स्टेक्स ओन करते हैं सिप्ला के अंदर। अगली खबर आ रही है न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली एक बड़ा फैसला लिया है और एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि एक प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं MDH और एवरेस्ट मसालों के अंदर एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा को चेक करने के लिए। बता दें आपको कि इसके पहले हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से इन मसालों की कुछ खेप को वापस कर दिया गया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन चालू करी है, और अब यहां पर इन देशों की कतार में न्यूजीलैंड भी शामिल हो चुका है। अगली खबर आ रही है बिलियनियर एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं टेस्ला कंपनी के ये CEO हैं। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका के द्वारा चाइना पर लगाए गए सैंक्शंस और एक्सट्रीम टैरिफ्स पर एक स्टेटमेंट दिया है जो कि काफी ह्यूमरस रह रहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से चाइनीज जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर रह रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि एलन मस्क ऐसा कर रहे हैं ताकि चाइनीज मार्केट में उनकी जो टेस्ला कार्स है उनकी डिमांड बढ़ सके। क्या लगता है आपको, क्या इससे उन्हें कुछ फायदा हो पाएगा? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से। अपडेट के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट अब जो अनसोल्ड रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस हैं उन्हें बाय कर सकता है। आपको बता दें कि चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट क्राइसिस खड़ी हो गई थी, जहां पर जो मकान बनाने वाली संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई और बायर्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। इसके चलते एक बहुत बड़ा स्लो डाउन भी देखा जा रहा है चाइनीज मार्केट के अंदर, और वहां का जो रियल एस्टेट मार्केट है वहां पर एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो चुकी है। और अब अपडेट ये आ रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट यहां पर अनसोल्ड एंटरप्राइजेस को परचेज कर सकती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, ताकि वहां की जो इकोनॉमी है उसे कुछ बूस्ट दिया जा सके। अगली खबर आ रही है सिंगापुर एयरलाइन की तरफ से। सिंगापुर एयरलाइन ने यह फैसला लिया है कि वो अपने एम्प्लॉइज को अब 8 महीने की सैलरी बोनस के तौर पे देंगे, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर में उनकी जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड हाई पर रह रहे हैं, जिसके चलते सिंगापुर एयरलाइन ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको कि वो यहां पर कंपनसेट भी करना चाहते हैं, जो पैंडेमिक के दौरान क्राइसिस आई उसे कंपनसेट करने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। और अब अपडेट के मुताबिक 8 महीने की सैलरी उनके एम्प्लॉइज को बोनस के तौर पे गिफ्ट की जाएगी। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।